देखिए बच्चों, अब हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या लिखा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना, जो स्थिति दी गई होगी हर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है या निरूपित करना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। फिर लिखा गया कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले आप एक आयताकार भूखंड बना लेंगे। देखिए यह है आपका एक आयताकार भूखंड। चलिए इसकी चौड़ाई आप मान लीजिए x मीटर। चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई को क्या मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए। और यहां बोला गया है लंबाई कितनी है, इसने बोला कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। देखिए लंबाई किसके बराबर है, जो चौड़ाई है x उसके दोगुने से एक ज्यादा है। ठीक है, तो यदि आप चौड़ाई को x माने हैं तो लंबाई आपका कितना आएगा, इसके दोगुने से एक ज्यादा, तो 2x + 1 हो जाएगा। ये हो गई इसकी लंबाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528, उसको लिख दीजिए बराबर लंबाई कितनी दी गई है, 2x + 1 और गुणे चौड़ाई कितनी दी गई है, x। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू x। ये हो गया 528 बराबर x का अंदर गुणा कीजिए तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x होगा 1 में कीजिए तो x हो जाएगा। अब देखिए बराबर यहां लगा दीजिए, 2x स्क्वायर हो गया और x हो गया 528 उस साइड जाएगा तो -528 जाएगा। इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2x स्क्वायर और प्लस x -528 बराबर 0। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। आपको इसमें क्या करना था, बस ये जो स्थिति दी गई है इसको द्विघात समीकरणों के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया और यही आपका आंसर होगा। तो चलिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप पूर्णांक को क्या क्या मानेंगे, सोचिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, ऐसे दो क्रमागत धन पूर्णांक लेना, जैसे 5 6 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया, एक क्रमागत धन पूर्णांक है। तो आप क्या मानेंगे, देखिए माना क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x तथा x + 1। ठीक है, अगर दो क्रमागत धन पूर्णांक होंगे तो पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 होगा, मतलब उससे एक ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आपको देखिए 6 और 7 है तो आप इसको 6 लिख दीजिए, 6 को 6 लिख सकते हैं और 7 को आप लिख सकते हैं 6 + 1, मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला धन पूर्णांक मिल जाएगा। तो इसी प्रकार यदि x है तो उसका अगला कैसे मिलेगा, उसमें एक जोड़ने पर। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक आप क्या मानेंगे, x और x + 1 मानेंगे। इसके बाद क्या लिखा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, 306 के बराबर आ गया। ठीक है, अब x का अंदर गुणा कर दीजिए, x गुणे x तो x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 में करेंगे तो x मिलेगा, ये प्लस 306 है, इस साइड आएगा तो -306 हो जाएगा बराबर 0, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि आप x का मान निकाल लेंगे तो दो क्रमागत धन पूर्णांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना नहीं है, केवल द्विघात समीकरण बना के क्या करना, छोड़ देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो देखिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया, देखिए तीसरा क्वेश्चन करना है।
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना होगा उसको हम लोग x मान लेंगे। देखिए इसके पहले में आपको पूर्णांक को ज्ञात करना था, तो कौन सा पूर्णांक ज्ञात करना है, a ने दिया था, ठीक है। तो आप किसी को x मान लिए, ठीक है, छोटे वाले को x मान लिए, बड़े वाले को x+1 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ चलेगा, लेकिन यहाँ स्पेशली लिखा गया है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की आयु को आपको x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो यहाँ लिखा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ x+26 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x+26 वर्ष, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख रहा है, यहाँ बोला गया है कि उनके आयु का गुणनफल करना है, लेकिन कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, दोनों के दोनों 3-3 साल बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष पश्चात रोहन हो जाएगा x+3 वर्ष का, ठीक है। और इसकी माँ कितनी हो जाएगी, x+26 वर्ष की थी, तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु इतनी है, और उसका गुणनफल कितना आता है यहाँ बताया गया, देखिए 360। तो आप बराबर 360 कर लीजिए। अब देखिए ये हो गया आपका x+3, और यहाँ पर x+26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बराबर हो गया 360। अब क्या करेंगे, अब आप गुणा कर लीजिए, x का गुणा x में कीजिए तो x² मिलेगा, और प्लस x का गुणा 29 में कीजिए तो 29x मिलेगा। अब फिर 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो आपको मिलेगा 3x, प्लस 3 का गुणा आप 29 में कीजिए तो आपको मिलेगा ऐसा कि 3×27 के साथ 80 लगा, तो 3×6 सही है, 87 मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्लस 360 है, इस साइड आएगा तो -360 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। अब इसको लिखिए x² प्लस 29 और 3 को जोड़ दीजिए, 29 में 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 32x, और फिर कितना मिलेगा, देखिए 360 में से 87 माइनस होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ 10 मान लीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ मान लीजिए आप ऐसा कि 5, तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ आपको बच जाएगा 2, तो 273 बचेगा, -273 बराबर 0, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ लिखा गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो मैंने बताया है जिसको ज्ञात करना होगा उसी को x मानेंगे। तो यहां लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो गई रेलगाड़ी की चाल। और क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, तो दूरी कितनी दी गई है, ये तो दिया गया है 480 किलोमीटर, ठीक है। चाल मैंने x माना, x किलोमीटर प्रति घंटा माना है, और दूरी दी गई थी 480 किलोमीटर। अब आप समय निकाल सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर, देखिए समय यहां चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय को मान लीजिए कि t1 लगा, ठीक है। दूरी कितना चला गया है, 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है, x है, ठीक है।
ये हो गया इतना घंटा, ये x से दिखा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया गया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल को देखिए, प्रश्नानुसार चाल को हम क्या करेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे। चलिए चाल रखिए ऐसा कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब चाल क्या हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो x में से 8 घटा देंगे तो यह चाल हो गई। अब दूरी तो वही है, देखिए दूरी वही है, कितनी, 480 किलोमीटर, दूरी वही है। अब समय कितना लग रहा है, देखिए समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो समय को आप t2 मान लीजिए, क्योंकि समय चेंज हो गया, पहले जो समय लगता था उससे डिफरेंट समय लग रहा है। और दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर बटे चाल कितनी हो गई है, x माइनस 8, ठीक है, इतना घंटा। अब फिर यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार या पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए इसने बोला कि चाल x से तो ठीक है, जितना टाइम लगेगा लगेगा ही लगेगा, लेकिन यदि आप चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तब जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। जाहिर सी बात है, यदि आप चाल को कम कर देंगे तो जाने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहले का टाइम है t1 और ये बाद में जो टाइम निकला है t2 है, ठीक है। ये बाद वाला टाइम क्या है आपका, 3 घंटे अधिक लेता है, मतलब t2 आपका 3 घंटे ज्यादा है और t1 क्या है, 3 घंटे t2 से कम है। तो कौन कम है कौन ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम कम है ये टाइम ज्यादा है, तो जो टाइम कम है उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, तो इसमें आप 3 जोड़ दीजिए t1 में, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर t1 क्या था, 3 घंटे कम टाइम लेता था, किससे, t2 से, तो t1 में 3 जोड़ देंगे तो दोनों टाइम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब 3 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, t2 और t1 को उस साइड में दीजिए माइनस t1, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, चलिए यहां सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 3 इक्वल टू t2 का मान कितना है, 480 बटे x माइनस 8, फिर बीच में लगा है माइनस, और t1 का मान है 480 बटे x, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 3, 480 को आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस यहाँ 1 बचेगा, 1 बटे x हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3, एक गुणांक जाएगा बटे में, ठीक है, बराबर क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, x माइनस 8 और गुणे x आएगा, x माइनस 8 आपका कट जाएगा, x बचेगा, x से गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, बीच में लगेगा माइनस, x से x कट जाएगा, x माइनस 8 का गुणा हो जाएगा 1 में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 6 का 18, ये हो जाएगा 0। ये हो गया आपका 1 बटे 160 बराबर, तो हो गया x और माइनस चिन्ह को बदल देगा, माइनस x प्लस 8 बटे कितना हो गया, इसका गुणा कीजिए, x गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, अब आप 3 गुणा कर दीजिए, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, अब 160 का गुणा 8 में कीजिए, तो 8 का गुणा 0 में कीजिए, 0 मिलेगा, 8 6 का 48, 48 के 8 ऐसे लगा 4 का, फिर 8 एकम 8, 8 4 12, 1280 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x और ये 1280 इधर आ जाएगा, तो माइनस 1280 बराबर 0। यह बन गया आपका द्विघात समीकरण, ठीक है, बन गया, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यह आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।